मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थल कृतियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो भूमिगत जल होता है, जो जमीन के अंदर जो जल बनाया होता है, उसके द्वारा भी कुछ क्या होता है, अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण होता है। क्यों भाई? भाई जल कोई भी वस्तु पे लगातार गिरता रहे, उस पे कटाव करेगा करेगा। जल होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं, और उन लवणों के कारण क्या तो पानी लगातार टपकता रहता है ना, तो वो लवण क्या है, उस जिस जगह से टपक रहा है वहां पर वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, उससे क्या होती है, आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो जल होता है उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो कौन से ऐसी आकृतियां हैं जो भूमिगत जल के द्वारा जिनका निर्माण होता है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपके सामने ये जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, ज्वाइन करके टेलीग्राम को, वहां पे ज्योग्राफी सर्च कर लेना, बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी और जाकर पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर प्रश्न से। भूमिगत जल द्वारा निर्मित अगल जो अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर होता है, उसके द्वारा जो स्थलकृतियां बनती हैं। और चूना पत्थर आपको पता है जल में घुलनशील होता है, ऐसे क्षेत्र को क्रस्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है चूना पत्थर, आप जानते हो ना, मतलब लाइम स्टोन जिसे अपन बोलते हैं, जिसको चूना पत्थर होता है आपके सामने, वो बहुत ही कच्चा भुरभुरा पत्थर होता है एक तरीके से, है ना। वो जल्दी से क्या होता है, थोड़ी सी उस पर चोट लगती है किसी भी चीज की तो वो टूट जाता है और पानी में मिल जाता है। तो लगभग, और अगर चूना पत्थर का कोई इलाका है, ऐसे कोई जगह है जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है और उसमें भी अगर पानी घुस जाता है तो क्या हो जाता है, वो उससे कटाव कट जाता है, मिट्टी की तरह होता है, बुरबुरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मान लो मिट्टी से। तो उससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की क्या हो जाती है, स्थल कृतियों का निर्माण होता है। और इस प्रकार का क्षेत्र होता है उसको क्रस्ट रीजन के नाम से जाना जाता है। भूमिगत जल दो प्रकार का होता है, एक तो जो अपरदनात्मक और निष्पेक्षणात्मक, कटाव वाला और जमाव वाला, दो प्रकार की जो मुख्यतः आपके सामने क्या होती है, स्थल कृतियां बनती हैं। पहली है जो अपरदनात्मक जो स्थल कृतियां होती है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन सी होती है आपके सामने, पहली प्रकार की होती है लेपिस, जिनके नाम से जाना जाता है। जब वर्षा का जल चूना पत्थर की चट्टानों से बहता है तो चट्टानों को घोलकर छोटे छोटे खड्डों व नालियों का निर्माण करता है और नुकीली कटकों का निर्माण होता है। तो एक नीचे की तरह की चित्र है, एक आपको दिखाता, ये वाली, इनको भाई कटक बोला जाता है। समझ में आ गया? तो निकुली सी आपके सामने क्या बन जाती है, जगह बन जाती है जब इनसे वो गुजरता है तब। और बाकी मैं इसमें ऐड करूंगा फोटो उसको। अगले वाला आपके सामने भाई विलियन, छिद्र या घोलरंध्र। ये छोटे छोटे गोलाकार गड्ढों या गर्त होते हैं जो चूना पत्थर के ऊपर की सतह पर पानी के जमा होने या घुलने से बनते हैं। भाई होता क्या है, एक बात देखो, आप क्या करते हो, मिट्टी के ऊपर ऐसे पानी डाल दो, है ना, या मिट्टी के ऊपर कोई कई देर तक एक जगह पानी रह जाता है तो क्या हो जाती है, वो मिट्टी आपके सामने, उसमें गिला गिला रहेगा हमेशा वो मिट्टी से वो जगह, और वो क्या हो सकती है, उसके साथ आपने कभी पानी का भाव लग जाए तो वो पानी है वहां से उड़ जाएगा, उस क्षेत्र से वो मिट्टी वहां से चली जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो यही किसके अंदर होता है, चूना पत्थर में भी होता है। जब क्या होती है भाई, कोई ऐसी जगह बन जाती है जहां पर क्या होता है, चूना पत्थर है ना, उसके ऊपर पानी इकट्ठा रह गया कई दिनों तक, तो इससे क्या गोलाकार गड्ढा बन जाएगा या गर्त बन जाएगा, जिसके ऊपर क्या था, आपके सामने जो पानी है वो भरा हुआ था, जिस क्षेत्र में चूना पत्थर का जो क्षेत्र है जहां पर पानी भरा हुआ था, इससे क्या हो जाएगा, वो बड़ा सा खड्डा बन जाएगा और उसके अंदर जो चट्टान है वो घुल जाती है, वो पत्थर वो घुल जाता है, इस कारण वो खड्डा बन जाता है आपके सामने। अगला है डोलडाइन और युवाला, कई छोटे घोल रंध्र सिंक होल से आपस में हो जाने से डोलाडाइन बनते हैं। डोलाडाइन के मिलने से भी बड़े गड्ढे बन जाते हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि मान लो ये छोटा सा गड्ढा था और ये छोटा सा गड्ढा था, समझ में आ गया? अब यहाँ का क्षेत्र लगातार करता रहा और यहाँ से क्या हो गया आपके सामने, ये दोनों आपस में मिल गए तो बड़े सारे गड्ढे का नाम एक जगह बन गया। भाई दोनों क्षेत्र आपस में कट कर अब क्या होगा, ऐसा क्षेत्र बन जाएगा। तो पहले तो ये, अब ये कितना बड़ा होगा गड्ढा, ये आपके सामने इतना बड़ा गड्ढा देखने को मिला, इसको क्या कहा जाता है, डोला
ड्रेन के नाम से जाना जाता है, युवाला के नाम से जाना जाता है। समझना, दो छोटे छोटे रंध्र होल, सिंक होल आपस में मिलकर एक बड़े से गड्ढे का निर्माण करते हैं, उसको डोलाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डोलाइन के नाम से। मैंने डोलाडाइन बोलते थे, लेकिन डोलाइन के नाम से जाना जाता है, या युवाला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कंदरा या गुफाएं, भूमिगत जल चट्टानों की संधियों, संधि मतलब दरारें होती है ना, उसके बीच से पानी घुसना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उन्हें घोलता रहता है, और इससे क्या होता है, जमीन के अंदर नीचे 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 बड़ी बड़ी सुरंगें या कंदराएं बन जाती है। अब क्या हुआ, ये लाइमस्टोन की कोई आपके सामने कोई पत्थर था, इसके अंदर ये भाई क्या थी, एक कोई छिद्र था, इस छिद्र में यहाँ से पानी डलना शुरू हुआ, धीरे धीरे डलता डलता क्या हुआ, अब इस छिद्र को इसने कटाव करता करता सीधा कर दिया इसको एकदम, और थोड़ा चौड़ा कर दिया, ऐसे समझ लो, इतना ऐसे हो गया, हो गया। फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, इसमें और पानी घुसता रहा लगातार, तो ऐसे हो गया, और फिर इतना सारा एकदम क्या हो गया, आराम से गुफा बन सकती है इस चीज से। तो इससे क्या हो जाता है, आपके सामने ऐसे जो चट्टाने होती हैं जिसमें कोई छोटे से छिद्र देख लेता पानी, और उसके अंदर लगातार प्रहार करता रहता है, और क्या बड़ी सी गुफा बना देता है। समझ में आ गया? अगले वाला उदाहरण आपके अगले वाला टाइप होता है, ये तो थे इरोजन, मतलब कोई भी चट्टान को काट काट कर किस प्रकार से जो पानी है वो आपके सामने जो भूमिगत सुरंगों का निर्माण कर देता है, गड्ढों का निर्माण कर देता है, नुकीले पत्थरों को निर्माण कर देता है। अब देखते हैं अपन डिपोजिशन, कैसे चूना पत्थर होता है उसके जो इकट्ठा होने से किस प्रकार के आपके सामने क्या बन जाती है, जो स्थलकृतियां बन जाती है, लैंडफॉर्म्स बन जाती है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब भूमिगत जल कंदराओं में प्रवेश करता है तो घुले हुए चूने का पानी वाष्पीकृत होने लगता है। मतलब जब भूमिगत जो जल है वो कंदराओं में प्रवेश, मतलब वो सुरंगों में, कंदराएं मतलब सुरंगों में प्रवेश होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, घुला हुआ चूने का पानी वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपके सामने जो घुला हुआ चूना है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका पानी वाष्पीकृत होकर धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा। इससे बचा हुआ चूना कैल्साइट कंदरा की दीवारों या फर्शों पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके सामने जो दीवारें होती हैं उसकी, फर्श की, उसके दीवारों पर धीरे धीरे आपके सामने क्या है, जमा होना शुरू हो जाता है। ये क्या कैल्साइट है, या फिर आपके सामने जितना भी जो चूना पत्थर है। समझ में आ गया आपके सामने? ये देखो ऐसे हो जाता है, ये फर्श होता है ना, ये फर्श है, इस प्रकार का फर्श है, इस पे क्या चूना पत्थर धीरे धीरे इकट्ठा होता होता है, एक बड़ी सी इस प्रकार की एक नुकीली सी सतह बननी शुरू हो जाती है आपके सामने, ऐसी सी। समझ में आ गया? अगला है स्केल्टलाइट, है ना, ये क्या होता है, कंदरा की छत के नीचे और लटकने वाले स्तंभ या जो शंकु के आकार की आकृतियां होती हैं। देखो इस प्रकार की आकृतियां ना दो प्रकार से निर्मित हो सकती हैं। क्या तो मैंने बताया, वो पानी के वजह से भी, कटाव करने की वजह से भी निकुली बन जाती है। काफी बार क्या होता है, ये पानी है ना लगातार आपके सामने टपकता रहा टपकता रहा। अब एक चूना पत्थर था ना भाई, आपने कभी मटके के अंदर पानी भरा होगा, उसके बाहर आसपास आपने देखा ना, उसके सब व्हाइट व्हाइट पट्टी आ जाती है ना, आप कहते हैं ना उसके अंदर कि भाई वो आ गया है, नमक का पानी है, इस प्रकार से अपन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है, वो पानी तो वाष्पीकृत होकर उड़ता रहता है, फिर नीचे चला जाता है या टपकता रहता है, लेकिन वो क्या होता है, आपके सामने ये जो लवण होता है भारी होता है, चिपका रह जाता है, और धीरे चिपकता चिपकता क्या हो जाता है, इस प्रकार के आपके सामने जो स्थलकृतियों का निर्माण कर, भाई पानी ऐसे टपकता रहता है इनसे नीचे की तरफ। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण हो जाता है। अगला है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट क्या होती है, कंदराओं के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ने वाले स्तंभ होते हैं, या छत से टपकने वाले पानी जल में बचे हुए चूने का जमाव करते हैं। मतलब जो कंदराएं होती हैं वो फर्श के ऊपर बढ़ने वाले स्तंभ होते हैं, मतलब फर्श के ऊपर धीरे धीरे जो ये बड़े बड़े जो चूना पत्थर है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, और छत से टपकने वाले जल से बचे हुए चूने के दबाव से बनते हैं। मतलब मैं बताऊं आपको क्या हो जाता है, एक तरफ तो पानी टपक रहा था, टपकने से क्या हुआ, इस प्रकार से ऊपर की तरफ से वो बन गया, जो स्तंभ जो निकुली चीज थी इस प्रकार का, है ना, ऐसे ऐसे बन गया भाई, बन गया। अब क्या, नीचे की तरफ जहां पर पानी टपक रहा था वहां पे भी लवण इकट्ठा हो गया, और वहां से भी कुछ ऐसे निर्माण हो रहा था, हो गया। अब ऊपर से ऐसे आया और नीचे से ऐसे आया, अब क्या हो गया, पूरा पूरा खंबा बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, स्टेलेग्माइट के नाम से जाना जाता है। जो ऊपर से टपकने हुए पानी से नीचे से लगातार टपकने दोनों के लवण के मिलने से खंबे आपस में टकरा गए, और इस प्रकार की पहले क्या थी, जगह थी इस प्रकार की, अब वो क्या हो गई, ऐसे हो गया, पूरा का पूरा खंबा बन के तैयार हो गया एकदम। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कंदरा स्तंभ। जब स्टेलेक्टाइट
और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो एक पूर्ण स्तंभ बन जाता है, कंदरा की छत को फर्श से जोड़ता है। ये कंदरा स्तंभ के नाम से मैंने आपको बता दिया है। तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित ये स्थल कृतियां मानव अवकाश के अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन भूविज्ञानिकों या पर्यटकों के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण होती है। भाई आदमियों के लिए उपयुक्त यूं नहीं है आप जा रहे हो इस प्रकार की जो ये सुरंग है उसके अंदर, और क्या आप अंदर घुस गए, अब क्या आपने ध्यान नहीं दिया, ऊपर से वो निकुली चरे आपके कभी सिर में लग सकती हैं, कहीं आपके और कहीं शरीर के किसी हिस्से में लग सकती हैं, तो ये आपके लिए क्या खतरनाक हो सकती है। भाई समझ में आ गया। तो ये थी आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थलकृतियां होती हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। भाई धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का जो पेपर होने वाला है उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पवन के अप्रदन एवं निष्पेक्षण से निर्मित जो अलग अलग प्रकार की जो स्थल कृतियां होती हैं उसके भू आकारों की विवेचना कीजिए। किस प्रकार के आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की स्थल कृतियों का निर्माण होता है उसके किस प्रकार का आकार होता है उसके बारे में विस्तार से बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। पवन विंड एक महत्वपूर्ण भू आकृति का कारक होता है। हवा होती है ना, हवा क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति होती है जिसके द्वारा जो पवन होती है विंड के द्वारा सबसे ज्यादा आपके सामने अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलियों से प्रभावित होती है। मतलब हवा के द्वारा किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या बनाए जाते हैं आपके सामने आकृतियां बनाई जाती हैं, शुष्क क्षेत्र में, और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आपके सामने क्या बनाई जाती हैं इस प्रकार की जो भू आकृतियां वो बनाई जाती हैं। पवन का कार्य भी 3 प्रकार से होता है, अप्रदन, परिवहन व निष्पेक्षण। अभी तक आपने जितने भी प्रकार की चीजें बढ़ी, चाहे नदियों के द्वारा, चाहे हिमानी के द्वारा, चाहे आपके सामने जो भूमिगत जल के द्वारा, जितने भी प्रकार के स्थलकृतियों का निर्माण होता है वो किससे कैसे होता है, क्या तो इरोजन से या डिपोजिशन से, अप्रदन के द्वारा या निष्पेक्षण के द्वारा। लेकिन आपके सामने जो हवा होती है ना वो परिवहन भी करती है। भाई हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है ना, तो उसके द्वारा भी स्थलकृतियों का निर्माण होता है। तो हवा 3 प्रकार से स्थलकृतियों का निर्माण करती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन काफी बच्चों का सवाल आएगा सर हम ये जो पीडीएफ आप जो पढ़ा रहे हो हम भी पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ से, ये पीडीएफ हमें फ्री में कहां पर मिलेगी। तो बच्चों ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पे टक दे दबा दोगे और फिर घंटी वाला बटन दबा देना, वो घंटी वाला बटन आता है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिर जैसे कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, है ना। तो टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना और वहां पे ज्योग्राफी सर्च करना, छोटे शब्दों में, स्पेलिंग नहीं आती, GEOGRAPHY सर्च कर लिया। उसके बाद में BA फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ होगी, पढ़ लेना उसको अच्छे से। समझ में आ गया। पवन 3 प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं करती है, अपवाह, अपघर्षण व सन्निकर्षण, मतलब डिफ्लेशन, एब्रेशन और जो एट्रेशन है इसके द्वारा किया जाता है। पहले वाला प्रकार आपके सामने अपवाहन, गर्त या वात्रत गर्त, पवन द्वारा रेत और धूल के कणों को उड़ाकर ले जाने से धरातल पे बड़े बड़े अनियमित गड्ढे या गर्त बन जाते हैं, जिसे अपवाहन गर्त कहा जाता है। मतलब जो हवा होती है ना उसके द्वारा जो रेत व धूल के कणों को क्या उड़ाकर ले जाती है, इससे क्या हो जाता है आपके सामने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और भाई अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो और अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो भाई आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता होगा हवा चलती है तब आप अपने खेतों में देख लेना, अपने एक साइड की जमीन को बिल्कुल उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाके डाल देगी। या खेत नहीं है तो घर में देख लिया होगा, मिट्टी उड़ के चलती है भाई। और खास करके आप शेखावाटी वाले रीजन के या फिर इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इधर के क्षेत्र के तो आपको तो बिल्कुल पता होगा अपवाहन या गर्त क्या होती है। मिट्टी आई, ये थोड़ा ऊंचा सा टिल्ला था या थोड़ी ज्यादा मिट्टी थी, यहाँ पर हवा लग लग के घर्षण कर करके इसको यहाँ से उड़ाकर यहाँ पे खड्डा होगा, यहाँ पर ले जाकर भर देगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खड्डे का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ऊंची हो जाएगी। अगली बार इधर से हवा चलेगी तो इधर से उड़ाकर इधर ले जाकर डाल देगी। तो ऐसे चलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, अपवाहन के नाम से जाना जाता है।
अगले वाला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है? मरुस्थल में अपवाह और अपघर्षण के कारण आपस की कमजोर चट्टानों का कटाव हो जाता है। केवल कठोर चट्टान के गोल मटोल टीले बच जाते हैं, मरुस्थल में आइसलैंड जैसे दिखते हैं। देखो ताकि हाँ आपके सामने मतलब एक बड़ा सा टिल्ला था, है ना, ये ऐसे वाला टिल्ला क्यों ऐसे होते हैं आपके सामने, लगभग थोड़ा डंका बना देता हूं, ऐसे वाला, ये ऐसा टिल्ला था। अब क्या ऊपर भुरभुरी माटी थी, थोड़ी भुरभुरी माटी समझते हो ना, एकदम ऐसे ऊपर ही पड़ी हुई, एकदम कच्ची जो मिट्टी है ना वो कच्चे तरीके से रहती है, एकदम दबी हुई नहीं रहती है। अब लगातार टिल्ले पे हवा चलेगी, ऐसे चलती चलती है, जो ऊपर वाली मिट्टी इसको डाली जाएगी और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके सामने, इस प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र बच जाता है उसको क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। लगातार अपवाह है, लगातार अपघर्षण के कारण आसपास के जो कमजोर चट्टानों से कटाव हो जाता है और केवल जो कठोर चट्टानें होती हैं उसके गोल मटोल टीले बच जाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने यार्दन। जब मरुस्थल में कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से होती हैं तो पवन मुलायम चट्टानों को काट देती है और कठोर समान निकुली बच जाती है। मतलब काफी बार क्या होता है आपके सामने, हवा ऐसे टकराती रहती है आपके सामने। अब क्या रहती है आपके सामने, हवा टकराएगी, ऐसे थी भाई चट्टान, ऐसे वाली समझ लो, ऐसे रहती है आपके सामने चट्टान। अब क्या होती है, हवा उसके लगती रहेगी, चट्टान ऐसी हो जाएगी एकदम आगे की तरफ से, आपको दिख रहा है ना निकुला पेनापन, ऐसे मान लो एकदम एकदम निकुली हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, इधर वाली जो मिट्टी थी इसको कटाव कर दिया, इसकी इधर वाली मिट्टी कटाव कर दिया, अब सामने से चुपली सी बचेगी ऐसे वाली, ऐसे, इसकी इधर वाली मिट्टी गई, इधर वाली मिट्टी गई, एक छोटा सा सापेक्ष बता रहा हूं, ये ऐसा आगे से चुपली सी बच जाती है। इसको क्या बोला जाता है? यार्दंग के नाम से जाना जाता है। जो जब कठोर और मुलायम चट्टानें ये लंबवत होगी, मैंने तो ये आपको क्या दिखाया, एक छोटा सा पार्ट दिखाया उसका, है ना, ऐसे लंबवत ऐसे चुपली सी बच जाती है, उसको यार्दंग के नाम से जाना जाता है। जहां पर क्या होती है, जो पवन होती है वो मुलायम चट्टान को तो काट लेती है और कठोर जो चट्टान होती है उसके जो नुकीला क्षेत्र हो जाता है सिर्फ वही बच जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने जैगुन। जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप से होती हैं, ओरिजोंटली होती है भाई आपके सामने, तो जो पवन मुलायम चट्टानों काट लेती है और मेज या मशरूम के आकार की, अब ऐसे होगी, अब की बार ऐसे देखा, अब की बार ऐसे होगी भाई। अब क्या हो गया, चट्टान का ऐसा, ऐसे थी चट्टान एकदम, है ना, उसको काटती 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 उसको ऐसे कर दिया बिल्कुल। क्यों? बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा दबाव इस पे लगता है, तो ये तो बच जाएगी, बाकी इधर वाला क्षेत्र इधर वाला क्षेत्र उड़ गया। समझ में आ गया? तो मेज या मशरूम के आकार के, फिर ऐसे ये ऐसे वाला इलाका, ये जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये मशरूम है ना, ये मशरूम या मेज के आकार के टिल्ले बच जाते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है? जैगून के नाम से, जुगेन के नाम से जाना जाता, जुगेन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूस्तंभ या छत्रकशिला। पवन नीचे के भाव से अधिक कटाव कर देती है, जो ऊपर से छतरी सी बच जाती है, ऐसे भाई क्या हो जाएगा, ऐसे न्यू बच जाएगी आपके सामने, ऐसे वाली सी, है ना, ऐसे, है ना। काफी आपने चट्टानें देखी होंगी जिसके ऐसे होती हैं, ऊपर बड़ा सा पहाड़ बचा रहता है, नीचे आपके सामने पत्थर की चुपली सी बची रहती है। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? आपके सामने भूस्तंभ या छत्रकशिला के नाम से जाना जाता है। नीचे ज्यादा कटाव हो गया, ऊपर क्या हो गया आपके सामने, कोई पत्थर है वो समतल बचा रह गया, उसको भूस्तंभ या छत्रकशिला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने पवन के निष्पेक्षण से डिपोजिशन से आपके सामने किस प्रकार के जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। जब पवन की गति धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाई गई रेत या धूल के कणों को जमा कर देती है। अब क्या होगा, हवा तेजी से चलती रहेगी आपके सामने, तो क्या रहेगा, अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाएगी। लेकिन अब उसकी गति धीमी हो जाएगी भाई, कहीं कोई किसी जगह से आपके घर से टकरा गई या किसी जगह पे टकरा गई तो उसकी गति धीमी हो गई, तो वहीं पर उस धूल के कणों को छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है। किस प्रकार की स्थलकृतियां होती है उसके बारे में जानेंगे। पहले प्रकार की स्थलकृति होती है बालू का स्तूप या फिर रेत के टिल्ले। ये पवन द्वारा जमा की गई रेत की पहाड़ियां या टिल्ले होते हैं जिसका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब ये जो हवा होती है ना, उसके द्वारा रेत की पहाड़ियां या टिल्ले होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के टिल्ले बनते हैं। मतलब भाई टिल्ले का प्रकार एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार के रेत के टिल्ले पाए जाते हैं।
समझ में आ गया। कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट है सवाल, राजस्थान की तैयारी करोगे ना, राजस्थान की कंपटीशन की, तो ये प्रश्न आते हैं। पहले वाला टिल्ला होता है बरखान। बरखान कैसा होता है? अर्धचंद्राकार टिल्ला, केवल सींग हवा की दिशा में होता है, ऐसा वाला भाई, ऐसे वाला टिल्ला कोई पाया जाता है। समझ में आ गया। उसको किस नाम से जाना जाता है? बरखान के नाम से जाना जाता है। और ये सामान्य टिल्ले होते हैं, सबसे ज्यादा इसी प्रकार के पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य स्तूप, ये लंबे व संकरे टिल्ले होते हैं जो पवन की हवा में समानांतर होते हैं। मतलब इस प्रकार के टिल्ले भाई, ऐसे वाले टिल्ले आपके सामने मुख्यतः पाए जाते हैं। ये दोनों तरफ से हवा निकलती रहती है। इसके समानांतर जो टिल्ले होते हैं, लंबे और सक्रिय टिल्ले जो पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे आपके सामने हवा के, उसको अनुदैर्घ्य स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगले वाला आपके सामने अनुप्रस्थ टिल्ले, जब पवन की दिशा में 90 डिग्री पर बने हुए चौड़े टिल्ले होते हैं, उसको अनुप्रस्थ टिल्ले के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री पे बनते हैं आपके सामने दोनों के दोनों टिल्ले, उसको अनुप्रस्थ स्तूप के नाम से जानते हैं। अगले वाला है लॉसेस, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन पीले रंग की धूल या गाद के बड़े विस्तृत जमाव से लोएस कहलाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ जमीन होती है। जो चीन में लोएस का सबसे बड़ा लिस्पेक्शन पाया जाता है, जो गोबी मरुस्थल से उठाया जाता है। मैं बताऊं क्या होता है भाई, कोई भी चाहे मरुस्थल हो चाहे कोई भी भूमि, उसकी ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, वो उपजाऊ होती है, सबको पता आपको। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर खाद वगैरह जो सबसे ज्यादा वहीं पर पाई जाती है। अब क्या करती है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना, वहां से तो आपको पता है भाई मिट्टी उड़ती रहती है लगातार। अब वो उपजाऊ मिट्टी उसको उड़ाकर लगातार क्या कर दिया जाता है, कहीं पर ले जाकर इकट्ठी कर दी जाती है, उसको लोएस के नाम से जाना जाता है। पीले रंग की महीन गाद जैसी मिट्टी होती है और ये आपके सामने सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की गाद आपके सामने चीन के जो लोएस क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है, जो कहां से लाया जाता है? गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाया जाता है। पवन के ये कार्य मुख्य रूप से उन भू आकृतिक स्वरूपों को परिभाषित किया जाता है जो वनस्पति के आवरण बहुत कम होता है। और इस प्रकार का आपके सामने जो पवन के द्वारा जो हवा होती है, उसके द्वारा सबसे ज्यादा किस प्रकार का आकृतियां कहां पर बनती हैं? वहां पर बनती है भाई जहां पर सबसे ज्यादा क्या था, वनस्पतियां सबसे कम होती है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने पवन के अप्रदन व निष्पेक्षण द्वारा जो निर्मित अलग अलग प्रकार की भूस्थलाकृतियां होती हैं, भू आकार होते हैं, उसको अपन ने देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का जो पेपर होने वाला है, उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पवन के अप्रदन एवं निष्पेक्षण से निर्मित जो अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं, उसके भू आकारों की विवेचना कीजिए। किस प्रकार के आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसके किस प्रकार का आकार होता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। पवन विंड एक महत्वपूर्ण भू आकृति का कारक होता है। हवा होती है ना, हवा क्या होती है? एक सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति होती है, जिसके द्वारा जो पवन होती है, विंड के द्वारा सबसे ज्यादा आपके सामने अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलियों से प्रभावित होती है। मतलब हवा के द्वारा किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या बनाए जाते हैं आपके सामने आकृतियां बनाई जाती हैं? शुष्क क्षेत्र में। और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आपके सामने क्या बनाई जाती है? इस प्रकार की जो भू आकृतियां वो बनाई जाती हैं। पवन का कार्य भी 3 प्रकार से होता है, अप्रदन, परिवहन व निष्पेक्षण। अभी तक आपने जितने भी प्रकार की चीजें बढ़ी, चाहे नदियों के द्वारा, चाहे हिमानी के द्वारा, चाहे आपके सामने जो भूमिगत जल के द्वारा, जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो किससे कैसे होता है? क्या तो इरोजन से या डिपोजिशन से, अप्रदन के द्वारा या निष्पेक्षण के द्वारा। लेकिन आपके सामने जो हवा होती है ना, वो परिवहन भी करती है भाई। हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है ना, तो उसके द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हवा 3 प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर हम ये जो पीडीएफ आप जो पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ से, ये पीडीएफ हमें फ्री में कहां पर मिलेगी? तो बच्चों ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पे टक दे दबा दोगे और फिर घंटी वाला बटन दबा देना, वो घंटी वाला बटन आता है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिर जैसे कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, है ना? तो टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना और वहां पे ज्योग्राफी सर्च करना, छोटे शब्दों में, स्पेलिंग नहीं आती, GEOGRAPHY,
सर्च कर लिया, उसके बाद में बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ होगी, पढ़ लेना उसको अच्छे से। समझ में आ गया। पवन 3 प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं करती है, अपवाह, अपघर्षण व सन्निकर्षण, मतलब डिफ्लेशन, एब्रेशन और जो एट्रेशन है इसके द्वारा किया जाता है। पहले वाला प्रकार आपके सामने अपवाहन गर्त या वात्रत गर्त, पवन द्वारा रेत और धूल के कणों को उड़ाकर ले जाने से धरातल पे बड़े बड़े अनियमित गड्ढे या गर्त बन जाते हैं, जिसे अपवाहन गर्त कहा जाता है। मतलब जो हवा होती है ना, उसके द्वारा जो रेत व धूल के कणों को क्या उड़ाकर ले जाती है, इससे क्या हो जाता है, आपके सामने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और भाई अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो और अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता, तो भाई आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता होगा हवा चलती है तब आप अपने खेतों में देख लेना, अपने एक साइड की जमीन को बिल्कुल उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाके डाल देगी। या खेत नहीं है तो घर में देख लिया होगा, मिट्टी उड़ के चलती है भाई। और खास करके आप शेखावाटी वाले रीजन के या फिर इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इधर के क्षेत्र के, तो आपको तो बिल्कुल पता होगा अपवाहन या गर्त क्या होते हैं। मिट्टी आई, ये थोड़ा ऊंचा सा टिल्ला था या थोड़ी ज्यादा मिट्टी थी, यहाँ पर हवा लग लग के घर्षण कर करके इसको यहाँ से उड़ाकर यहाँ पे खड्डा होगा, यहाँ पर ले जाकर भर देगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खड्डे का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ऊंची हो जाएगी। अगली बार इधर से हवा चलेगी तो इधर से उड़ाकर इधर ले जाकर डाल देगी। तो ऐसे चलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, अपवाहन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, मरुस्थल में अपवाह और अपघर्षण के कारण आपस की कमजोर चट्टानों का कटाव हो जाता है। केवल कठोर चट्टान के गोल मटोल टीले बच जाते हैं, मरुस्थल में आइसलैंड जैसे दिखते हैं। देखो ताकि हाँ आपके सामने मतलब एक बड़ा सा टिल्ला था, है ना, ये ऐसे वाला टिल्ला क्यों ऐसे होते हैं आपके सामने, लगभग थोड़ा डंका बना देता हूं, ऐसे वाला ये ऐसा टिल्ला था। अब क्या ऊपर भुरभुरी माटी थी, थोड़ी भुरभुरी माटी समझते हो ना, एकदम ऐसे ऊपर ही पड़ी हुई, एकदम कच्ची जो मिट्टी है ना वो कच्चे तरीके से रहती है, एकदम दबी हुई नहीं रहती है। अब लगातार टिल्ले पे हवा चलेगी, ऐसे चलती चलती ये जो ऊपर वाली मिट्टी इसको उड़ा ले जाएगी और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपके सामने इस प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र बन जाता है उसको क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। लगातार अपवाह है, लगातार अपघर्षण के कारण आसपास के जो कमजोर चट्टानों से कटाव हो जाता है और केवल जो कठोर चट्टानें होती हैं उसके गोल मटोल टीले बच जाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने यारदंग। जब मरुस्थल में कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से होती हैं तो पवन मुलायम चट्टानों को काट देती है और कठोर समान निकुली बच जाती है। मतलब काफी बार क्या होता है, आपके सामने हवा ऐसे टकराती रहती है आपके सामने। अब क्या रहती है आपके सामने, हवा टकराएगी, ऐसे थी भाई चट्टान, ऐसे वाली समझ लो, ऐसे रहती है आपके सामने चट्टान। अब क्या होती है, हवा उसके लगती रहेगी, चट्टान ऐसी हो जाएगी एकदम आगे की तरफ से, आपको दिख रहा है ना निकुला पेन अपन, ऐसे मान लो एकदम एकदम निकुली हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, इधर वाली जो मिट्टी थी इसको कटाव कर दिया, इसकी इधर वाली मिट्टी कटाव कर दिया, अब सामने से चुपली सी बचेगी ऐसे वाली, ऐसे इसकी इधर वाली मिट्टी गई, इधर वाली मिट्टी गई। एक छोटा सा सापेक्ष बता रहा हूं, ये ऐसा आगे से चुपली सी बच जाती है। इसको क्या बोला जाता है, यारदंग के नाम से जाना जाता है। जो जब कठोर और मुलायम चट्टानें ये लंबवत होगी, मैंने तो ये आपको क्या दिखाया, एक छोटा सा पार्ट दिखाया उसका, है ना, ऐसे लंबवत ऐसे चुपली सी बच जाती है, उसको यारदंग के नाम से जाना जाता है। जहां पर क्या होती है, जो पवन होती है वो मुलायम चट्टान को तो काट लेती है और कठोर जो चट्टान होती है उसके जो नुकीला क्षेत्र हो जाता है सिर्फ वही बच जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जैगुन। जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप से होती हैं, ओरिजोंटली होती है भाई आपके सामने, तो जो पवन मुलायम चट्टानों काट लेती है और मेज या मशरूम के आकार की, अब ऐसे होगी, अब की बार ऐसे देखा, अब की बार ऐसे होगी भाई। अब क्या हो गया, चट्टान का ऐसा ऐसे थी चट्टान एकदम, है ना, उसको काटती 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 उसको ऐसे कर दिया बिल्कुल। क्यों, बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा दबाव इस पे लगता है, तो ये तो बच जाएगी, बाकी इधर वाला क्षेत्र उड़ गया। समझ में आ गया। तो मेज या मशरूम के आकार के, फिर ऐसे ये ऐसे वाला इलाका, ये जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये मशरूम है ना, ये मशरूम या मेज के आकार के टिल्ले बच जाते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है, जैगून के नाम से, जुगेन के नाम से जाना जुगेन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूस्तंभ या छत्रकशिला।
पवन नीचे के भाव से अधिक कटाव कर देती है, जो ऊपर से छतरी सी बच जाती है। ऐसे भाई क्या हो जाएगा, ऐसे न्यू बच जाएगी आपके सामने, ऐसे वाली सी, है ना, ऐसे, है ना। काफी आपने चट्टानें देखी होंगी जिसके ऐसे होती हैं, ऊपर बड़ा सा पहाड़ बचा रहता है, नीचे आपके सामने पत्थर की चुपली सी बची रहती है। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, आपके सामने भूस्तंभ या छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। नीचे ज्यादा कटाव हो गया, ऊपर क्या हो गया आपके सामने, कोई पत्थर है वो समतल बचा रह गया, उसको भूस्तंभ या छत्रक शिला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, पवन के निष्पेक्षण से डिपोजिशन से आपके सामने किस प्रकार की जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। जब पवन की गति धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाई गई रेत या धूल के कणों को जमा कर देती है। अब क्या होगा, हवा तेजी से चलती रहेगी आपके सामने तो क्या रहेगा, अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाएगी। लेकिन अब उसकी गति धीमी हो जाएगी भाई, कहीं कोई किसी जगह से आपके घर से टकरा गई या किसी जगह पर टकरा गई तो उसकी गति धीमी हो गई, तो वहीं पर उस धूल के कणों को छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है। किस प्रकार की स्थलकृतियां होती है उसके बारे में जानेंगे। पहले प्रकार की स्थलकृति होती है बालू का स्तूप या फिर रेत के टिल्ले। ये पवन द्वारा जमा की गई रेत की पहाड़ियां या टिल्ले होते हैं जिसका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब ये जो हवा होती है ना, उसके द्वारा रेत की पहाड़ियां या टिल्ले होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के टिल्ले बनते हैं। मतलब भाई टिल्ले का प्रकार एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार के रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। समझ में आ गया। कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट है सवाल, राजस्थान की तैयारी करोगे ना, राजस्थान की कॉम्पिटिशन की, तो ये प्रश्न आते हैं। पहले वाला टिल्ला होता है बरखान। बरखान कैसा होता है, अर्धचंद्राकार टिल्ला, केवल सींग हवा की दिशा में होता है। ऐसा वाला भाई, ऐसे वाला टिल्ला कोई पाया जाता है। समझ में आ गया। उसको किस नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। और ये सामान्य टिल्ले होते हैं, सबसे ज्यादा इसी प्रकार के पाए जाते हैं। अनुदरे स्तूप, ये लंबे व संकरे टिल्ले होते हैं जो पवन की हवा में समानांतर होते हैं। मतलब इस प्रकार के टिल्ले भाई, ऐसे वाले टिल्ले आपके सामने मुख्यतः पाए जाते हैं। ये दोनों तरफ से हवा निकलती रहती है। इसके समानांतर जो टिल्ले होते हैं, लंबे और संकरे टिल्ले जो पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे आपके सामने हवा के, उसको अनुदैर्घ्य स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगले वाला आपके सामने अनुप्रस्थ टिल्ले। जब पवन की दिशा में 90 डिग्री पर बने हुए चौड़े टिल्ले होते हैं उसको अनुप्रस्थ टिल्ले के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री पे बनते हैं आपके सामने दोनों के दोनों टिल्ले, उसको अनुप्रस्थ स्तूप के नाम से जानते हैं। अगले वाला है लोसेस। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन पीले रंग की धूल या गाद के बड़े विस्तृत जमाव से लोएस कहलाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ जमीन होती है। जो चीन में लोएस का सबसे बड़ा निष्पेक्षण पाया जाता है, जो गोबी मरुस्थल से उठाया जाता है। मैं बताऊं क्या होता है भाई, कोई भी चाहे मरुस्थल हो चाहे कोई भी भूमि, उसकी ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, वो उपजाऊ होती है। सबको पता आपको क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर खाद वगैरह जो सबसे ज्यादा वहीं पर पाई जाती है। अब क्या करती है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना, वहां से तो आपको पता है भाई मिट्टी उड़ती रहती है लगातार। अब वो उपजाऊ मिट्टी उसको उड़ाकर लगातार क्या कर दिया जाता है, कहीं पर ले जाकर इकट्ठी कर दी जाती है। उसको लोएस के नाम से जाना जाता है। पीले रंग की महीन गाद जैसी मिट्टी होती है और ये आपके सामने सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की गाद आपके सामने चीन के जो लोएस क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है, जो कहां से लाया जाता है, गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाया जाता है। पवन के ये कार्य मुख्य रूप से उन भू आकृतिक स्वरूपों को परिभाषित किया जाता है जो वनस्पति के आवरण में बहुत कम होता है। और इस प्रकार का आपके सामने जो पवन के द्वारा जो हवा होती है उसके द्वारा सबसे ज्यादा किस प्रकार का आकृतियां कहां पर बनती हैं, वहां पर बनती है भाई जहां पर सबसे ज्यादा क्या था, वनस्पतियां सबसे कम होती है। समझ में आ गया। तो यह था आपके सामने पवन के अप्रदन व निष्पेक्षण द्वारा जो निर्मित अलग अलग प्रकार की भू स्थलाकृतियां होती हैं, भू आकार होते हैं, उसको अपन ने देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।